अगर यह बारिश यूं ही होती रही तो फिर कहीं हमारी झोपड़ी भी ना ढह जाए। मुश्किल से ले देकर हमारे पास यही एक आसरा है। अगर बारिश ना रुकी तो कहीं हमारी फसल भी खराब ना हो जाए। वह यह बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी एक तरफ की छत टूट कर गिर जाती है। जरा शुभ शुभ बोलो नीतू। अच्छा हुआ हम उस तरफ नहीं बैठे। चलो अब जल्दी से निशा को लेकर बाहर चलते हैं। अपनी झोपड़ी से बाहर आकर सुरेश की नजर कुछ दूरी पर बने भैंसों के तबले पर जाती है। बाहर बारिश जोरों की थी, इसलिए वह वहीं जाकर रुक जाते हैं। एक तरफ उनकी झोपड़ी टूट जाती है, साथ ही खेत की फसल भी बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह बारिश रुक तो जाती है, लेकिन उन तीनों को अब जोरों की भूख लगी थी। मैं लाला भाई से कुछ खाने का मांग कर लाता हूँ। वह जल्दी से लाला के घर जाता है, जहां पहले से ही ताला लगा हुआ होता है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से पास के बगीचे में से जाकर कुछ फल ले आता हूँ। कम से कम बिटिया की भूख तो शांत होगी। सुरेश नीतू से कहकर पास वाले बाग में जाता है, जहां पहले से ही बहुत सारे सेब लगे हुए थे। इस बगीचे का मालिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बिना इजाजत के मैं यह फल कैसे ले जाऊं? हे भगवान, इसके मालिक को जल्दी भेज दो। एक तो वैसे ही बारिश में हमारी झोपड़ी टूट गई और हम लोग सड़क पर आ गए हैं। ऊपर से मेरी बच्ची और हम भूखे भी हैं। अगर इस बाग का मालिक आ जाए तो मैं उससे इजाजत ले लूं। उसकी यह सभी बातें वहां पर लगे सेब सुन रहे थे। तभी उनमें से एक सेब बोला, तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ। और हाँ, इस बगीचे का कोई मालिक नहीं है। हम सब परीलोक के जादुई सेब हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में ही कमाल हो गया। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओफो, घबराओ मत। मैंने कहा ना, हम जादुई सेब हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद? लेकिन कैसे? अपने जादू से तुम्हें जादुई सोने के सेब देकर तुम उन सोने के सेब को गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच देना, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। यह कहकर जादुई सेब अपने जादू से वहां पर सोने के सेब प्रकट कर देता है। वो सेब सुरेश के हाथ में आ जाते हैं, जिन्हें देख सुरेश खुश हो जाता है। अरे, ये तो सचमुच में सोने के सेब है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया जादुई सेब। सुरेश जल्दी से वह सेब लेकर गांव के बाजार जाता है और सुनार के पास जाकर उन्हें अच्छे दाम में बेच देता है। मुझे कितने अच्छे दाम मिले हैं। अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जाकर खाने के लिए कुछ लेकर चलता हूँ। निशा की कोई मनपसंद चीज लेकर चलता हूँ, उसे बहुत पसंद आएगी। सुरेश सब कुछ पैक करवाकर लेकर आता है और आकर सारी बात नीतू को बताता है। अब वह बाकी के पैसों से घर बनवा लेते हैं, साथ ही खाने के लिए राशन की भरवा लेते हैं। फिर एक रोज नीतू सुरेश से, सुनिए जी, आप क्यों सारा दिन खेत में मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इतनी कमाई नहीं हो पाती? इससे तो अच्छा होगा कि आप फिर से उस बगीचे में जाकर उस जादुई सेब से और सोने के सेब मांग लीजिए और फिर उससे आप अपना कोई बड़ा रोजगार शुरू करना। तुम ठीक कहती हो। वैसे भी खेती के काम तो मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं। मौसम खराब तो फसल भी खराब। अभी उसके पास जाता हूँ। सुरेश फिर से जादुई सेब के पास जाता है। क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ? ए जादुई सेब, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। अब क्या बताऊं, खेतीबाड़ी का काम है तो उसमें कभी फसल ज्यादा बारिश के कारण या ज्यादा ठंड के या धूप के कारण बर्बाद हो जाती है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी ताकि मैं खुद का काम शुरू कर सकूं। तो अगर तुम मुझे जादुई सोने के सेब दे दोगे तो मेरी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और जादुई सोने का सेब दे देता हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू करना। अब गांव में कोई दूसरी अच्छी कपड़ों की दुकान नहीं थी, इसलिए वह गांव में कपड़े की दुकान खोलने लगता है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देखो नीतू, आज पूरे 8,000 की कमाई हो गई। इतने पैसे देखकर भी उसका लालच काम नहीं हुआ। उसने सुरेश से कहा, वैसे सुरेश, हम शहर जाकर कपड़ों का बड़ा शोरूम खोल लें तो महीने के लाखों कमाएंगे। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं नीतू। मैं गांव में रहकर भी अच्छा खासा कमा रहा हूं, इतना कि हर साल खुद का घर ले सकूं। और बार बार यूं जादुई सेब से मदद लेना अच्छी बात नहीं। उसने अभी तक हमारी बहुत मदद की है। हाँ, तो एक बार और सही। और आप तो लोगों की भलाई कर रहे हो ना। अगर हम बड़ा शोरूम खोल लेंगे तो वहां पर काम करने वालों को भी रखेंगे और साथ ही हम उनको रोजगार भी देंगे। और जो आपकी गांव वाली दुकान है
वह हम किसी को संभालने के लिए दे देंगे और उसे भी हर महीने पगार देंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है। एक बार फिर सुरेश उस जादुई सेब के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। जादुई सेब समझ जाता है कि इसके पत्नी के मन में लालच भर चुका है, लेकिन फिर भी वह एक बार फिर से उसकी मदद कर देता है। ये लो मंजू, अब इस सोने के सेब को बेचकर तुम खुद का शोरूम शहर में खोल लो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी का हक मत मारना और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। सुरेश ने शहर आकर अपना बड़ा शोरूम खोल लिया और गांव वाली दुकान नीतू देखने लगी। उसने काम पर एक औरत ममता को रख लिया और तनख्वाह देने का वक्त आया तो ये क्या नीतू दीदी, ये तो 6,000 ही है, बात तो 10,000 की हुई थी। तुम इतना अच्छा काम भी नहीं करती, इतना ही काफी है। तुम इतने पैसों के ही लायक हो। ये आप गलत कर रही है दीदी, आप मुझे मेरे पूरे पैसे दीजिए, मुझे इनसे अपना घर चलाना है। जादुई सेब से इतना कुछ मिलने के बाद भी और इतना पैसा कमाने के बाद भी नीतू दूसरे गरीब लोगों का हक मारने लगती है। पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे, रखना है तो रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। जो बात जादुई सेब को पसंद नहीं आती, इसीलिए नीतू के व्यवहार के वजह से वह उनसे अपना सब कुछ छीन लेता है और वह लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। अब नीतू और सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।